नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और हम बात कर रहे हैं यूनिट 10 आयोग की एमपीपीएससी प्री के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है। आयोग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम तीनों आयोगों का एक साथ वर्णन करेंगे, मतलब एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी। तीनों आयोग एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग, तीनों आयोगों की एक साथ बात होगी, क्योंकि लगभग संरचना इनकी एक सी है और याद करने में आसानी हो सकती है। हालांकि कुछ बिंदु अलग हैं, तो उन बिंदुओं को हम अलग से चर्चा कर लेंगे। इस तरीके से आपके एक ही वीडियो में तीन आयोग एक साथ कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे, वो आपको मिलेंगे सारांश आईसीएस के ऐप पर। ठीक है, कहाँ आपको मिलेगा ऐप? तो ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, और जब ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे स्टोर टैब में, तो उसमें आपको मिलेगा कमीशन यूनिट 10, है ना, आयोग करके एक आपके लिए एक कोर्स बना के रखा गया है। उसमें सभी आयोगों के पीडीएफ और टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके लिए। साथ ही जब सभी आयोग कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम उधर 500 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे उसी कोर्स में, जो कि आपके लिए फ्री है ना। तो आप जल्दी से सारांश आईसीएस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे कोर्स तक देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके। हम आयोग की तीनों का हम एक साथ वर्णन करेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। ये आपका क्या है, तीनों आयोगों का एक समग्र अध्ययन है, कैसे किसकी शुरुआत हुई, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक पृष्ठभूमि तैयार करें तो आप देखोगे भारतीय संविधान में हमारे जो अनुसूचित जाति है, जनजाति वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, इनके समाज में समानता स्थापित करने के लिए हमने क्या किया कि इनके हितों के संरक्षण के लिए आयोगों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो संविधान में ऑलरेडी क्या थे, उपबंध थे कि इनके संरक्षण के लिए हम एक एक व्यक्ति का निकाय या फिर एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, बाद में हमने क्या किया कि इनको एक निकाय के रूप में तब्दील किया। निकाय मतलब कि एक आयोग के रूप में तब्दील किया। तो हमने 1978 में, यहाँ देख लेंगे हम, कहाँ स्लाइड डाली है हमने, हाँ इसमें देख लीजिएगा, हमने 1978 में एससी और एसटी का एक आयोग बनाया। यह जो आयोग था, यह कैबिनेट जो होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके एक प्रस्ताव द्वारा आया। यानी कि अगर यह सरकार के प्रस्ताव द्वारा एक आयोग गठित हुआ तो यह कैसा निकाय हो जाता है, यह एक कार्यकारी निकाय हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इनको 1987 में, 1987 में हम एससी एसटी कमीशन एक्ट लाएंगे, और इस एक्ट के माध्यम से अभी जो कार्यकारी था, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी थी अभी तक, अब ये जो बॉडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके स्टेचरी मतलब कि संवैधिक हो जाएगी। यानी कि इसकी स्थापना विधि के माध्यम से हो जाएगी, संवैधिक दर्जा मिल जाएगा किसको, एससी एसटी आयोग को। कब? 1987 में। 78 में कार्यकारी आयोग के रूप में स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ, संवैधिक आयोग का दर्जा मिलेगा कब, 1987 में। और 1990 में हम लेकर आएंगे 65वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। तो इसमें हम बात करेंगे क्या कि इसको हम दे देंगे क्या, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे देंगे किसको, एससी एसटी आयोग को। यह अभी तक एक संयुक्त आयोग था, अलग अलग नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, और उसके माध्यम से हमने 19 फरवरी 2004 को इसको लागू किया, और एससी के लिए एक अलग आयोग और एसटी के लिए एक अलग आयोग कर दिया। ठीक है, ये था इनका छोटा सा एक इतिहास। 78 में कार्यकारी आयोग के रूप में स्थापित हुआ एससी एसटी आयोग। फिर इसको हमने कब संवैधिक दर्जा दिया, तो 1987 में। फिर हमने कब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, तो हमें बताना है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया। और दोनों को सेपरेट कब कर दिया गया, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत हमने इसको अलग कर दिया, है ना। तो अब क्या याद रखोगे आप कि ये वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ है, तो 2003 में प्राप्त हुआ है, और 2004 में इनको लागू किया है। यानी 19 फरवरी 2004 से इनका वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा इन्हें प्राप्त है। तो हम देखेंगे कि इनकी जो प्रकृति है एससी और एसटी आयोगों की, वह क्या हो गई है, संवैधानिक हो गई। अब आप बताओगे कब दी गई, कब इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया, कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया, तो आपको बताना है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1990 में हुआ था, के माध्यम से हमने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया। और वर्तमान स्वरूप किसके माध्यम से है, तो आपको बताना है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से हमने इन्हें दिया है। अलग अलग सेपरेट हो गए दोनों। ठीक है, आगे अपन गठन की जब चर्चा करेंगे तो इसको और देख लेंगे।
एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि भाई संविधान में इसके भी उपबंध थे। काका केलकर की अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग भी गठित किया गया। फिर वीपी मंडल, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा ओबीसी कमीशन गठित किया गया। फिर आप देखते हो 27% आरक्षण की बात करी वीपी मंडल ने, मंडल कमीशन ने। और उसके बाद 1993 में हमें आवश्यकता हुई कि हमें एक एनसीबीसी की भी गठन कर देनी चाहिए। ठीक है, तो 1993 में हमने 14 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास गठित कर दिया, यानी ओबीसी वर्ग के लिए हमने एक आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं, को गठित कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में यह कैसे जब स्थापित किया, तो एक एक्ट के माध्यम से स्थापित किया, यानी यह जब स्थापित हुआ तो यह संविधिक निकाय था। लेकिन बाद में हम बता देंगे कि 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया और 338 बी में जोड़ दिया। तो अब वर्तमान स्वरूप 2018 के बाद इसका स्टेटस क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हो गया है। अतः तीनों जो आयोग हैं अब क्या हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं, है ना। प्रक्रिया समझ में आई। पहले SC ST कार्यकारी थे, है ना, फिर एग्जीक्यूटिव थे, फिर उसके बाद क्या हो गए, संवैधानिक हो गए, उसके बाद संवैधानिक हो गए। ऐसे ही जब एनसीबीसी स्थापित हुआ तब यह संवैधानिक था, अब क्या हो गया है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्णन कहाँ मिलता है, तो तीनों को वर्णन क्रम से याद रखना है बस। 338, 338A, 338B, SC ST OBC। तो 338 में मिलता है आपको अनुसूचित जाति के लिए आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए 338A में मिलता है, और 338B में आपको मिलता है ओबीसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद हो जाएंगे, 338, 338A, 338B, SC ST OBC। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया है हमने कि कब कैसे क्या हिस्ट्री रही है ना। तो ये स्थापना का आपको डेट याद रखना है। तो दोनों के यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, दोनों की जो वर्तमान स्वरूप है वो 19 फरवरी 2004 से आए हैं। क्यों आए हैं, इसका कारण है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या किया था 2003 वाले इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ये किया था कि दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया था। तो SC के लिए एक अलग आयोग, ST के लिए एक अलग आयोग। इसके पहले तो एक ही थे दोनों, तो वो पूरी कहानी याद रखनी है। ठीक है, तो वर्तमान स्वरूप आपको याद रखना है 19 फरवरी 2004 से है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना 14 अगस्त जो 1993 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, कब किसके माध्यम से हुई थी, एक अधिनियम के माध्यम से हुई थी, इसलिए यह क्या था, संवैधानिक निकाय था, है ना। और वर्तमान स्वरूप इसका अगस्त 2018 से आया है। क्यों आया है भैया, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके माध्यम से हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया है 338B में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, संरचना की। तीनों आयोग का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया स्ट्रक्चर संरचना तीनों आयोगों की। तो SC NC ST और NCBC की संरचना सेम है। क्या है, तो आपको याद करना है 1+1+3। कैसे याद रखोगे, 1+1+3। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इन आयोगों में होते हैं। यानी कि यह जो आयोग है वह क्या हो जाएंगे, बहुसदस्यीय निकाय हो जाएंगे। ठीक है, क्या याद रखना है, 1+1+3, यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स। ठीक है, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका स्ट्रक्चर तीनों आयोगों का एक साथ। क्या, 1+1+3। ओके, और देख लो यहीं पे हमने लिख दिया कि भैया दर्जा किसके समान होता है इनको, है ना, इक्विवेलेंट किसके है। तो जो आयोगों के, तीनों आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होंगे, है ना। कैसे होंगे, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हो। कौन होगा, अध्यक्ष। फिर उपाध्यक्ष जो होगा वो राज्य मंत्री के समतुल्य होगा। किसके, राज्य मंत्री के। और जो बाकी के जो 3 सदस्य हैं ये किसके समतुल्य होंगे, तो सचिव स्तर के समकक्ष होंगे। सिंपल है। ठीक है, अध्यक्ष कैबिनेट, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री और सदस्य सचिव स्तर का क्या होता है, व्यक्ति होता है, उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं। फिर देखते हैं तीनों की सेवा शर्तें और नियुक्ति के बारे में तीनों आयोगों की बिल्कुल सेम है। कैसे है, क्योंकि तीनों की सेवा शर्तें डिसाइड कौन करता है,
राष्ट्रपति। तीनों की जो सर्विस कंडीशंस हैं ये डिसाइड होती हैं बाय द प्रेसिडेंट। और नियुक्ति भी तीनों आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों आयोगों का कार्यकाल अगर याद रखना हो तो तीनों आयोगों का कार्यकाल भी सेम है, 3 वर्ष का कार्यकाल मिलता है तीनों आयोगों के लिए, और अधिकतम 2 कार्यकाल मिल सकते हैं। कितने कार्यकाल मिल सकते हैं? 2 कार्यकाल मिल सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 2 बार इनको कार्यकाल मिल सकता है। मान लो मैं एक बार अध्यक्ष बन गया हूं तो 3 साल तक रहूंगा, उसके बाद एक बार और बन सकता हूं यानी 3 साल और बन सकता हूं, बस इतना ही मैं अध्यक्ष बन सकता हूं। यानी इनके आयोगों का जो कार्यकाल, इनके अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा, और 3-3 करके अधिकतम 2 ही बार बन सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं बन सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो टेन्योर आपको पता चला, प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स टेन्योर इज 3 इयर्स और मैक्सिमम ट्वाइस ये इसको ले सकते हैं, पद को ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यालय। तो तीनों के मुख्यालय आपको मिलेंगे कहाँ? नई दिल्ली में। ये सरल सी बात थी, सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं नोडल मंत्रालय, यानी कि ये किसके एक तरीके से नोडल मंत्रालय इनका क्या है? तो तीनों की नोडल मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, एससी और ओबीसी के लिए एक से है, मतलब सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्रालय जो है वो एससी और ओबीसी दोनों के लिए है, और एसटी के लिए बस अलग है। तो एसटी के लिए कैसे याद रखोगे? एसटी के लिए तो एसटी के लिए याद रखने के लिए आपको अनुसूचित जनजाति मंत्रालय जाना पड़ेगा। तो अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय जो होगा वो इसका क्या होगा? नोडल मंत्रालय होगा। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन कौन सी हो जाएंगी? सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर एससी और ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, वेलफेयर आपकी मिनिस्ट्री हो जाएगी। तो ये नोडल मिनिस्ट्री भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखें, तीनों के पास, तीनों को मतलब एससी एसटी और ओबीसी तीनों कमीशन के पास एक सी पावर है, सिविल न्यायालय की शक्ति है इन लोगों के पास, और उसके लिए वो समन जारी कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। ठीक है, सिविल न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, किसके समान है इनकी शक्तियां? सिविल न्यायालय के समान है तीनों आयोग की शक्तियां। ठीक है, सभी आयोग में जब देखोगे इनकी शक्तियां किसके समान है तो आपको एक ही चीज बतानी है, सिविल न्यायालय। ओके, आगे देखते हैं कार्य। कार्य मैंने लिखे नहीं है, खाली छोड़ के रखे, इसलिए रखे क्योंकि आपको पता है एससी एसटी ओबीसी तीनों आयोगों का गठन हुआ, और क्यों हुआ ये बात याद रखिएगा कि हमें इन तीनों मतलब अपने अपने क्षेत्र में, अगर एससी के हैं तो एससी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, एसटी के तो एसटी के वेलफेयर के लिए, ओबीसी तो ओबीसी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इनसे जुड़े जो योजनाएं आ रही हैं तो योजनाओं का देख रेख करना है। ठीक है, कुछ गलत ना हो उसकी देख रेख करना है, इनके लिए सजेस्ट करना है सरकार के लिए कि कौन सी योजनाएं आ सकती हैं, है ना। और कोई अगर सलाह देनी है सरकार को इनके सुधार के संबंध में तो इनसे हितों का संरक्षण करना है, और उनके संरक्षण के लिए सरकार को योजनाएं प्रस्तुत करनी है। ठीक है, आदि आदि क्या हो सकते हैं, इन तीनों आयोगों के कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल संरक्षण करना इनके हितों का तीनों वर्गों के, और उनका संवर्धन करना, उनके लिए योजना और क्रियान्वयन करना, देखना, ये सब क्या हो जाएंगे? आयोगों के कार्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं तीनों के पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने अलग अलग करके रखा है। पहले हम बात करेंगे एससी कमीशन की। अभी तक 6 एससी कमीशन गठित हो चुके हैं। पहला जो एससी कमीशन गठित हुआ था 2004 में, उसके अध्यक्ष थे सूरज भानसे। ठीक है, कब गठित हुआ था? 2004 में। तो ये 2007 तक कार्य किया होगा, फिर 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 19 से 22। तो इस तरीके से अभी जो 6th कमीशन गठित हुआ है हमारा एससी कमीशन, उसके चेयरपर्सन है विजय संपला साहब। कौन है? विजय संपला साहब। और वाइस चेयरमैन है अरुण हल्दर, और सुभाष रामनाथ पारधी जो है वो इसके एक मेंबर हैं, और अंजू बाला जो है वो एक महिला मेंबर है। एक बात अपन बता नहीं पाए हैं, उस बात को भी लिख लीजिएगा कि इनके जो सदस्य होते हैं, चलते हैं हम सदस्यों पर इस स्लाइड पे। इसमें आप देखोगे इनके जो सदस्य होते हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि इन 5 में से कितने हैं? 1+1+3 है, यानी टोटल कितने हैं? 5 हैं। इनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। क्या है? एक महिला सदस्य का होना
अनिवार्य है तीनों आयोगों में, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, वापस आते हैं हम, और इसमें आपको देखोगे एक अंजुम बाला है जो कि वर्तमान में महिला मेंबर के रूप में एससी कमीशन में है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। 6th एससी कमीशन गठित हुआ जिसके वर्तमान में चेयरमैन है विजय सांपला, और पहले कौन थे, सूरजभान शाह थे। ठीक है, फिर आप देख लो एसटी के बारे में। तो एसटी कमीशन में आप देखोगे तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो थे वो थे कुंवर सिंह टेकाम। कौन, कुंवर सिंह टेकाम फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे। और वर्तमान में कौन है, तो हर्ष चौहान अभी वर्तमान में क्या है, एनसीएसटी के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। महिला जो सदस्य हैं अभी तक एक ही बार बनी है, एक ही मतलब बनी है सदस्य इस आयोग में, तो 2007 में प्रथम, और अब तक की एकमात्र महिला सदस्य बनी है उर्मिला सिंह। ठीक है, वैसे आपको 2 ही नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बेसिक जानकारी अगर देखनी है तो आप देख सकते हो कि एक्ट आया था 2003 में, और 19 फरवरी को इनका गठन हुआ था। ऑब्जेक्ट क्या था, तो प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, और ये नोडल मंत्रालय इसमें लिखा नहीं है, आपको फिर ही पता होगा क्या है नोडल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो होगी इसकी नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद एनसीबीसी की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो ओबीसी कमीशन गठित हुआ था काका केलकर की अध्यक्षता में, दूसरा बीपी मंडल की अध्यक्षता में। फिर हमने एक आयोग के माध्यम से ओबीसी आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया 1993 में। कब, 14 अगस्त 1993 से। तो 14 अगस्त 1993 से अपना यह आयोग क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जब पहला जो आयोग गठित हुआ वो आरएन प्रसाद की अध्यक्षता में गठित हुआ, और वर्तमान में एमएन राव जो है वो इसके क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो इधर देख लेना। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन यहाँ पे लिखे हैं अपन ने, तो फर्स्ट द चेयरमैन भगवान दास साहनी अभी वर्तमान में क्या है, आपके ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं। लोकेश कुमार प्रजापति इसके वाइस चेयरमैन है, और 3 मेंबर हैं। तो आप देखोगे आचार्य थल्लोजू और सुधा यादव महिला मेंबर है, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, और श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल क्या है, इसके तीसरे मेंबर है। इस तरीके से आपका ये ओबीसी कमीशन गठित होता है। तो तीनों आयोगों के अध्यक्ष पहले और वर्तमान याद रख लीजिएगा, और अगर उसमें कोई महिला आ गई है तो उनको जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पूरी संरचना याद रखिएगा। तो तीनों आयोगों में आपने क्या देखा, तो एक एक करके हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि तीनों की प्रकृति क्या है, संवैधानिक है। हालांकि पहले जब स्थापना हुई थी तो वह संवैधिक थी, है ना। इसके बाद हमने देखा कि तीनों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो एससी एसटी ओबीसी को जमाइएगा, और 338 338 से 338 भी इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। फिर आप देखोगे क्या कि इनकी स्थापना कब किस किस डेट को हुई, तो एससी और एसटी की जो स्थापना हुई वो 19 फरवरी 2004 को वर्तमान स्वरूप आता है, और ओबीसी के लिए कब आता है वर्तमान स्वरूप, तो 14 अगस्त 1993 में आता है। फिर आपने संरचना देखी तो 1+1+3 की है। 1+3 मतलब कि एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें होंगे, जिनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। सेवा शर्तें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइडेड होंगी। ठीक है, कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष का रहेगा, और अधिकतम 2 ही कार्यकाल क्या कर सकते हैं, ये ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय होगा। नोडल एजेंसी आपने देखी ली है, सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय है एससी और ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए कौन है, जनजाति कल्याण मंत्रालय। कार्य देखे हैं, ठीक है, और बाकी सब अध्यक्ष सदस्य। ठीक है, ये इस तरीके से आपके तीनों आयोग एक ही साथ समाप्त हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारांश ICS ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां आपको सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।